मेरी जेठानी जबरदस्ती मुझे जेठ जी के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जेठ जी को पता चल गया कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि मैं उसके भाई की पत्नी हूँ। फिर मेरे जेठ जी ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंख खोलकर देखी तो मेरे बेड के पास मेरी जिठानी खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जेठ जी को कुछ हो तो नहीं गया कि वह इस वक्त मुझे जगाने आई हैं। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह फौरन मुंह पर हाथ रख दी और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से तो उठो। मुझे हैरत हुई कि वह रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। और मैंने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी जिठानी चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर जेठ जी के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं, जबकि यह मुमकिन नहीं था। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हैं आप और मैं जेठ जी के साथ कैसे सो सकती हूँ। वो मेरे जेठ जी हैं, बड़े भाई की तरह मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी जिठानी जिद करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ सो जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ जाऊँगी। किसी को पता नहीं चलेगा, जबकि मुझे डर था कि कहीं जेठ जी को पता चल गया तो वो मुझे धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। लेकिन मेरी जिठानी मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान थे, इसलिए मैं वहाँ चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी जिठानी वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी जिठानी की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठे तो जेठ जी घर पर ही थे और उनके इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतज़ार था कि जेठ जी घर से बाहर जाएंगे तो मैं जेठानी से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जेठ जी के जाने के बाद जब मैंने जेठानी से सवाल किया कि ये क्या मसला था और आप रात को कहाँ गई थी, तो वो मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। मुझे उसकी बातों ने हैरान कर दिया। अगर किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में गई थी तो ये तो अच्छी बात है और जेठ जी को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी जिठानी से कही तो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जेठ जी कुछ पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बद किरदार होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी बाकी मर्दों की तरह उसे बद किरदार समझते हैं। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी जिठानी इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो, एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसा ही एक रात मेरी जिठानी मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर उस दोस्त के पास जा रहे हो, तो उसने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी जिठानी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी जिठानी कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी जिठानी तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे
सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जेठ जी करवट लेते मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन खैर, मैंने दिल में पूरे तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी जिठानी की बात कभी भी नहीं मानूंगी, और ऐसा कुछ हो तो जेठ जी को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जिठानी ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर से मेरी जिठानी मेरे कमरे में मौजूद थी, और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जेठ जी को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस गांव सास ससुर के पास ही भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैंने चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जेठ जी को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जेठ जी ने मेरी तरफ करवट की है। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीट कर ली। लेकिन उन्होंने शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि कोमल हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपनी ही तरीके से बदला लेने का सोच लिया। मेरा नाम कोमल है, हम दो बहनें हैं, और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन रीता की शादी एक शहर में हो गई थी, और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि मैं उसके छोटे देवर से शादी कर लूं। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन का कहना था कि शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। वह मुझे अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। सबने दीदी की बात मान ली। मेरी शादी जीजू के छोटे भाई से हो गई। मेरा पति दुबई में काम के लिए चला गया। वह बाहर दुबई में ही काम करता था। फिर मैं सोचती कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती, तो दीदी ने मुझे उसी शहर में एडमिशन करवाने के लिए कहा, और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई, और हम दोनों बहनें गांव छोड़कर शहर में आ गईं। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ थे कि पता चला कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। मैं टूट गई थी। मुझे कुछ बनने की चाहत थी, लेकिन मेरा मन अब किसी चीज़ों में नहीं लग रहा था। लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी, मुझे हौसला दिया, मुझसे वादा किया कि वो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगी। जिस तरह का फैशन चलता था, उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छा बैग, जेब खर्चा देना, घर का सारा काम मेरी बहन ही करती थी। और इसी तरह के बहुत से मुझ पर दीदी के एहसान बन गए, और वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी। मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई, और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्त से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया कि तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी ज़बान में क्या मिठास थी कि माँ बाप भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए इतनी प्रभाव करती है, क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था, और शायद वह यह चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां भी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक रिश्ते से मैं उनकी साली थी, लेकिन दूसरे रिश्ते से मैं उनके भाई की पत्नी थी, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसलिए वो
भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी दीदी मेरे कमरे में आई तो उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरे दोस्त हॉस्पिटल में हैं और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू को उसको पसंद नहीं करते। तुम जाकर सो जाओ ताकि उसको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानने के मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या मुसीबत लाई है। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जब 2 से 3 बार यही होता रहा तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी और जब भी वो मुझे जगाती तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उनको मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्होंने सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, उन्हें मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या मुझसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और यह सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी और अब तो हर 2-3 दिन के बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती। और हैरत की बात यह थी कि वो जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। ना कभी वो हमारे घर आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलवाने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ वह कर रही है मेरे जीजू जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन ही हो गए थे और दीदी ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर कहेगी। इसलिए जब रात को दीदी ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और दीदी ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी दीदी जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गए हों तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं दीदी के पीछे दबे पांव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर था, लेकिन मेरी दीदी बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी देर के बाद रुककर पीछे देख लेती। लेकिन मैं अंधेरे में काला चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उसे नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मैंने रोड पर मेरी दीदी एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका
उसका क्या नंबर है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी दीदी के कमरे में आई गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेट रही थी। 3 घंटे के बाद रीता वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वो अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वहाँ कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो सच सच सारी बातें अपने जेठ जी को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह क्या ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है। यकीनन तो 3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है। और जब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझसे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी समझ आ रही थी। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। शादी की तो फिर क्यों धोखा दे रही है, अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही है। इस किस्म के हजार सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी जिठानी जी के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जेठ जी को ऑफिस जाने के बाद अपनी जिठानी से सवाल किया कि वह कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं आज आपकी बहन नहीं, देवरानी के हक से पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल निकली हो और कल रात में ही तुम्हारा पीछा कर रही थी। और अब भी अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सारे सच जीजू को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन थोड़ी सी परेशानी में आ गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती तो यह मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ बाप को यह बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे बढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। सब यही कहेंगे अपने जेठ के साथ मुंह काला कर ली है, फिर तुम्हारा सारा सपना सपना बनकर रह जाएगा। मेरी बहन की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अगर दीदी ने सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन के खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त तो होते हुए मैं वहाँ से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि डेली ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। वो तो बहुत ही सही लड़की थी, उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 सालों का कंप्यूटर कोर्स किया था, तो अकेली रहती थी। कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब शादीशुदा है तो ऐसा काम क्यों कर रही है। कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी और
अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना पड़ा जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरा दिल राजी नहीं था, और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो दीदी के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी दीदी आगे पीछे होती तो मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हो कि मैं रात को उनके पास सोती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में भी नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप से नहीं तो जीजू से ये बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी वो मेरी दीदी को सही रास्ता दिखा दें, या मुझे इन सब से निकालने की कोई रास्ता बता दें। एक बार दीदी के अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे की साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोल कर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और टॉप पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी दीदी को भी पहनते कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। दोस्तों से मिलने के लिए ऐसे कपड़ा पहनती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और अपनी बहन से मुझे नफ़रत महसूस हुई, और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था, और बहन को भी नहीं बता सकती थी। जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो, वह मेरी क्या मदद करेगी। वह तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे हिला दिया। पुलिस वालों ने मेरे जेठ जी को पकड़ रखा था, और मेरी जिठानी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी जिठानी ने फौरन मुझे पकड़ कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी दीदी ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वह किसी के साथ रंगरलियां बना सके। यही बात मैंने अपनी दीदी से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीख रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी दीदी पर गुस्सा होने लगी कि तुमने अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने क्या गलत किया है? अगर तुम्हें वे पसंद नहीं थे तो उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी दीदी ने कहा कि वो बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई। तो मेरी दीदी ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी दीदी ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने जो मुझे बताया ये उसी की जुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा कि मुझे याद है। तो उस पर उसने मुझे बताया कि वह कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस कोर्स ज्वाइन कर ली थी, और वो स्किल ट्रेनिंग देने आई थी, और घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। ये बात सिर्फ उसके और मेरे मम्मी पापा को मालूम थी। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया, और मम्मी पापा ने जिद करके मेरी उसके साथ शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, तो उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वह ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन जब
उसने जॉब ज्वाइन की है तो उसकी हेड ने उससे कहा कि वो रिज़ाइन ना करे बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस की जो छुपे हुए मिश्रण हैं उसमें वो मदद कर दिया करे। उस पर उसने हामी भर ली। ऐसा लगा था कि घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने अपने पति को बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो उसका पति भी इसी गैंग का एक हिस्सा था और इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके ये जो रातों को उठकर भाग जाती थी तो ये अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम है कि उसका पति सब कुछ जानता था। जो हमेशा मुझे लगता था कि मेरे जीजू सब कुछ जानते हैं, वे हमेशा से जानते थे कि मैं कहीं चली जाती हूँ। मसला ये था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी। इस वजह से वह हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़ें और इस बात को बुनियाद बनाकर वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वो एक जुआ है। और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी दीदी ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी उसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी दीदी किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का धोखा हमेशा सच नहीं होता। मैं भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और अच्छी पोस्ट में कंपनी में काम करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।